और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बेहद खास कार्यक्रम में हम लगातार जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और सुबह से बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का सिंगापुर की संसद भवन में सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ। उनका औपचारिक तौर से स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, उनके स्वागत के लिए उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई और दोनों देशों ने 4 क्षेत्रों के सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये 4 क्षेत्र देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो अपने आप में इन 4 MOU के मायने क्या है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ में हमारे सहयोगी संवाददाता भी सिंगापुर से लगातार बने हुए हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो समझौता हुआ है वो भी काफी खास है, क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही सिंगापुर के माध्यम से भारत में देश में अलग अलग राज्यों में स्किल डेवलपमेंट पे काम ऑलरेडी हो रहा है और इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने और न्यू इमर्जेंट टेक्नोलॉजी की बात हो या नए क्षेत्रों में जिसको आज दुनिया की जरूरत है, उसमें स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। शैलेंद्र, देखिए आर्येंद्र, हम जानते हैं कि 6 बड़े सेंटर्स पर एक तरह से हमारा जो सहयोग है, सिंगापुर और भारत के बीच सहयोग हो रहा है और इस स्किलिंग को जो हम आगे ले जाएंगे तो लाखों छात्रों को, भारतीय छात्रों को फायदा होगा। क्योंकि सिंगापुर के पास जो तकनीक है, अगर हम यहाँ के इंडस्ट्री से पार्टनरशिप करते हैं तो जो नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के हो, रिन्यूएबल एनर्जी का हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन का हो या फिर बाकी हम बात कर रहे हैं नए नए क्षेत्रों की जिसमें हम कनेक्टिविटी की है, तो उसके लिए जो भविष्य शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री के जो ओपनिंग रिमार्क्स है शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के समय के, वो वीडियो भी हमारे पास पहुंच गई, तस्वीरें हम उसका जिक्र करते हैं और सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के समय अपने ओपनिंग रिमार्क्स में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। एक्सेलेंसी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है
वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। तो हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सिंगापुर के शिष्टमंडल के साथ जब बातचीत हुई, उस बातचीत के जो शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स थे प्रधानमंत्री ने, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किसी भी विकासशील देश के लिए सिंगापुर एक प्रेरणा है और ऐसे में भारत में वो कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं क्योंकि उसकी जो तरक्की है वो बाकी देशों को एक तरीके से प्रेरणा देती है। उसकी तरक्की को प्रधानमंत्री ने सराहना की। वहाँ के प्रधानमंत्री के जो लॉरेंस वोंग हैं, उनके चुने जाने के बाद में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे पहली मुलाकात है। उनके चुने जाने को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि दोनों देशों के बीच में जो मंत्री स्तरीय राउंड टेबल मैकेनिज्म बना है वो पाथ ब्रेकिंग है, गेम चेंजर है। यानी कि जो मंत्री स्तरीय बातचीत के आधार पे जो सहयोग को बढ़ाने को लेकर जो बीते समय में बातचीत हुई है, उसने कई बड़े बदलाव की एक गुंजाइश दिखाई है, उसको प्रधानमंत्री ने सराहा। और उसके अलावा उन्होंने कुछ क्षेत्रों का जिक्र किया है जिसमें स्किलिंग की बात है। हमने देखा स्किलिंग में समझौता भी है, डिजिटल उन्होंने क्षेत्र की बात की है, उन्होंने मोबिलिटी की बात की, यानी कि दोनों देशों के जो लोग हैं एक दूसरे के यहाँ आ जा सके, उस लिहाज से सहूलियत हो, उसको भी मोबिलिटी के लिहाज से उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर हो, एआई क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो, मैन्युफैक्चरिंग का इलाका हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तमाम प्रयास हों, इन क्षेत्रों में दोनों देशों ने उनको आइडेंटिफाई किया और इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर गुंजाइश सीधे तौर पर नजर आ रही है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के शुरुआती उद्बोधन को लेकर हमारे साथ में दो खास मेहमान भी लगातार बने हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी बने हुए हैं। एम्बेसडर दयाल, किस तरीके से आप देखते हैं प्रधानमंत्री के इन ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और ये कहना कि कैसे हर विकासशील देश के लिए सिंगापुर कैसी एक प्रेरणा के तौर पर और भारत कई सिंगापुर बनाना चाहता है, ये सीधे तौर पर सिंगापुर और उनके लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों को समर्थन देना और उसकी सराहना करना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा कि भारत कई सिंगापुर बनाना चाहता है, वो ये दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किस तरह से भारत उन्नतिशील हो, भारत की में प्रगति हो और भारत के लोगों की अच्छाई हो। मेरी बात तो गलत न समझिएगा जब मैंने कहा था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट में फर्क है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक फर्स्ट स्टेप है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी होता है। संत कबीर ने कहा था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये जो पानी सींचना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ाना होता है, उसी से फिर आगे पेड़ बड़ा होता है और फल आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये कोशिश करते रहे हैं बराबर कि किस तरह से वो दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं और इस कोऑपरेशन के थ्रू किस तरह से भारत का फायदा हो, भारत के लोगों का फायदा हो और अनेक सिंगापुर हमारे अपने देश में बन सके। सिंगापुर भी मेहनत से बना है, सोच से बना है। वहां भी जो उन्नति हुई है उनकी सरकार ने किस तरह से सूझबूझ के उसको आगे बढ़ाया है। तो ये चीज हमको भी करनी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल यही कहा कि हम भी अनेक सिंगापुर बनाना चाहते हैं और जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए हैं सिंगापुर के साथ, वो ये सोच के किए गए हैं कि दोनों देशों का किस तरह से फायदा हो सकता है इन सब क्षेत्रों में। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के ओपनिंग रिमार्क्स में क्या ऐसे बड़े संदेश और संकेत छुपे हुए हैं जो दोनों देशों के इस रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम देने का आधार तैयार करते दिखाई पड़ते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं का माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है और इसकी शुरुआत तो वो ब्रुनेई में ही करके आ गए जब उन्होंने कहा कि हम विस्तारवाद में नहीं, हम विकासवाद में विश्वास करते हैं। और उसी विकासवाद की भावना के साथ उन्होंने सिंगापुर के विकास की सराहना करते हुए किस प्रकार से तमाम चुनौतियों को, बाधाओं को पार करके सिंगापुर आज इस तरह का देश है कि पूरा विश्व उसके डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को
देखता है। एक समय था जब सिंगापुर अपना पानी भी बाहर से मंगवाता था। सिंगापुर की वाटर स्टोरी हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के जो एफर्ट्स हैं, सिंगापुर की जो ये यात्रा रही है उसकी सराहना की, और इस विकास यात्रा में एक सहयोगी के रूप में जुड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया, कि चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, या वो डिजिटलाइजेशन का क्षेत्र हो, मोबिलिटी का क्षेत्र हो, एडवांस्ड जो ये मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, सिक्योरिटी और डिफेंस की दृष्टि से और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दृष्टि से वे देख रहे हैं कि दोनों ही देश इन क्षेत्रों में कुछ न कुछ बड़ा और अपने संबंधों में एक नया अध्याय खोल करके आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें दिखाई देता है कि साइबर सिक्योरिटी वो क्षेत्र है जिस प्रकार से सिंगापुर की क्षमताएं हैं, जिस प्रकार की चुनौतियां इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, और दोनों ही देशों के बीच में जिस प्रकार के रणनीतिक संबंध और सहयोग विकसित हुए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी निश्चित तौर पर एक वो क्षेत्र है जहां दोनों देशों के लिए काफी कुछ करने को है। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वो क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर्स की हमने बात की ही, कौशल विकास की वे बात कर रहे हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की। मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ दूं जो शायद आगे हमारे सामने आए, रिमोट सेंसिंग। और यदि आप सिग्नल इंटेलिजेंस की दृष्टि से देखें तो यहां पर भी दोनों देशों को साथ मिलकर के आगे बढ़ने की संभावनाएं देख सकती हूं, और इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री को भी करते हुए देख रही हूं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक आधार तैयार हुआ है, यहाँ से कैसे एक आगाज नया होता दिखाई पड़ेगा। आप सभी लोगों से ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, शुरुआती उद्बोधन दिया है, उसमें कौन से बड़े संदेश छिपे हुए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। हम इस माध्यम से लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे को लेकर। आज उनका दूसरा दिन और हमने देखा कि शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के शुरुआती ओपनिंग रिमार्क्स में भी प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। 4 क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर भारत और सिंगापुर के बीच में सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें फार्मा और स्वास्थ्य का क्षेत्र है, इसके अलावा डिजिटल का क्षेत्र है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर को लेकर बात हुई और स्किलिंग को लेकर भी समझौता हुआ है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त सिंगापुर से हमारे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र मिश्र, उनका भी हम रुख करते हैं। शैलेंद्र, त्रिस्तरीय राउंड टेबल एक मैकेनिज्म बना है, ये पाथ ब्रेकिंग है, यानी कि फैसला लेने के लिहाज से बहुत एक बेहतर एक मंच और फोरम तैयार हुआ है। शायद ये भी आगे जो अभी बीती बैठक थी उसने मौजूदा प्रधानमंत्री की यात्रा का आधार तैयार किया, और भविष्य में भी इस फोरम के माध्यम से कैसे तेज गति से सहयोग आगे बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि सेक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं प्रधानमंत्री ने। शैलेंद्र, देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का ग्राउंड वर्क आप देखें तो उस बैठक में तैयार हुआ था, और जब 2 नए क्षेत्र जोड़े गए जिसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यानी सेमीकंडक्टर और जो बाकी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, और दूसरी कनेक्टिविटी जो वायु और समुद्री कनेक्टिविटी, तो आज जो MOU साइन हुए हैं आप देखिए, जिनमें पहले
ही एक तरह से एक सहमति बनी थी आगे बढ़ने को लेकर उसी बैठक में, जिसमें आप देखें हेल्थ मेडिसिन का क्षेत्र है, स्किलिंग का क्षेत्र है। तो दरअसल ये जो एक मैकेनिज्म बना है सिंगापुर और भारत के बीच, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के एमओयू से बात साबित होती है, ये इसके तरफ इशारा भी मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही एक संकेत देने की कोशिश की है, वही महत्वपूर्ण पहलू सामने रखा है। दूसरी बात है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देशों के लिए सिंगापुर एक प्रेरणा वाला देश है और भारत कई सिंगापुर बनाना चाहता है, तो कई सिंगापुर बनाने का मतलब यह है कि देखिए सिंगापुर की जो आबादी है, सिंगापुर का जो क्षेत्रफल है, आप भारत के जो बड़े शहर हैं उनको अगर आप देखें, उनकी आबादी और क्षेत्रफल हो सिंगापुर से ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, यहाँ तक कि बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, या तमाम ऐसे बड़े शहर हैं जो सिंगापुर की आबादी के आसपास, क्षेत्रफल के आसपास हैं। तो हम अगर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में सिंगापुर के साथ सहयोग करके कुछ आगे बढ़ पाए, तो जो आम आदमी के लिए फायदे की बात जो हो रही थी अब से थोड़ी देर पहले, उसमें क्रांति आ सकती है। हमने सर्विस सेक्टर में क्रांति देखी है, कंप्यूटर क्रांति देखी है, लेकिन वो कंप्यूटर क्रांति सेवा सेक्टर यानी सर्विसेज में आई है। हम दुनिया भर के लिए एक देखें तो सर्विस प्रोवाइडर बने हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़े, उसके लिए पीएलआई स्कीम इंडिया में लागू की गई, अलग अलग सेक्टर में उसका फायदा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम देख रहे हैं, मोबाइल बन रहा है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन उसको अगले चरण में ले जाने के लिए जरूरी है कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन हो, यानी चिप हम बनाएं। तभी हम कह सकते हैं कि मोबाइल के सारे कलपुर्जे हमारे यहाँ बन रहे हैं, या फिर जो आधुनिक मशीनें हो वो पूरी सारे हमारे यहाँ बन रहे हैं, यानी हमें आयात पर उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। तो उससे होगा क्या कि भारत के अंदर पूरी तरह से स्वदेशी उत्पाद बनेंगे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घड़ी हो आधुनिक, या फिर जो भी जहां पर सेमीकंडक्टर चिप की जरूरत होती है, बड़ी मशीनें हो या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो, तो वो एक तो सस्ते होंगे। दूसरी बात यह है कि बड़ी मात्रा में सर्विस सेक्टर के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, उसमें रोजगार पैदा होगा और सरकार के लिए फायदा ये होगा कि रेवेन्यू आएगा। इससे हम कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे। क्योंकि आप सेमीकंडक्टर से ही देखें तो 8% एक तरह से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिंगापुर में। तो ये 3 बड़े फायदे भारत की जनता को होने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो जब इंजीनियरिंग के जरिए जो छात्र निकलेंगे, खासतौर पर वो जब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो उनको अच्छा वेतन भी मिलेगा, वहां नए रोजगार भी पैदा होंगे। तो उसका एक फायदा कई सेक्टर्स में दिखाई देगा जो हमने सर्विस सेक्टर में होते हुए देखा है। तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी है हमारी जीडीपी में, उससे बढ़ता हुआ भविष्य में देखेंगे और बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होते हुआ देखेंगे, और उससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और आम आदमी के लिए फायदा यह है कि उनके बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे, उन्हें आधुनिक साजो सामान सस्ते दर पर मिल पाएंगे। भारत से सिर्फ अनाजों का या फिर कुछ बेसिक जो उत्पादों का ही निर्यात नहीं होगा। भविष्य में हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो यहाँ के पूरी तरह से स्वदेशी मोबाइल यहाँ से निर्यात होंगे, आधुनिक मशीनें निर्यात होंगी। क्योंकि अभी का अगर आप देखें व्यापार, तो हम आधुनिक मशीनें या फिर कुछ कलपुर्जे वो बड़ी संख्या में आयात करते हैं, लेकिन भविष्य में हम उसे बड़ी संख्या में निर्यात करते नजर आएंगे। तो ये पूरा एक कहे कि पिछले अगले 10 वर्षों में वो बदला हुआ नजर आएगा ये क्षेत्र। जो आज समझौता हुआ उस पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के बदलाव नजर आएंगे। और भारत में वो क्षमता है, प्रचुर मानव संसाधन है, बड़े संस्थान। बिल्कुल। मिस्टर दयाल, आपको लगता है कि जब भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है और विजन पे इस पे लगातार काम कर रहा है, तो वहीं इंडस्ट्री 4.0 को लेकर लगातार जो चर्चा है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फोकस एरिया में है। साथ ही साथ दुनिया भर में जो वर्ल्ड सप्लाई चेन को लेकर एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पे भारत लगातार एक विश्वसनीय सहयोगी मित्र देश के तरीके से जो कोशिश करना चाहता है, उसमें इस प्रकार के प्रयास कितनी एक बड़ी भूमिका निभाएंगे तब, जबकि हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को आज देख रहे हैं। तमाम प्रयासों से ही मिलकर एक बड़ा प्रयास बनता है, इसका आप जिक्र अभी कर रहे थे। इस प्रयास को किस तरीके से देखते हैं उस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर, इंडस्ट्री 4.0 का एक बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल अदा करने की ओर? एम्बेसडर दयाल, देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनने का भारत का भी इरादा है और सिंगापुर का। और हम ये जानते हैं कि अगर हम साथ काम करें तब ये आसानी से उद्देश्य हासिल हो सकता है। अब देखिए, प्रोडक्शन में कई चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी
और साथ ही साथ लेबर, लैंड, इन सब चीजों की भी जरूरत होती है। तो भारत के पास लैंड और स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है। जो सिंगापुर के पास ये चीजें इतनी बड़ी तादाद में नहीं उनके पास उपलब्ध है। उनके पास कैपिटल है, उनके पास ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो क्षमता रखते हैं। लेकिन और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा कि वो भारत के साथ कोऑपरेट करें, हम उनको लैंड दें, लेबर दें, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएं और जो चीजें मैन्युफैक्चर हों वो ग्लोबल सप्लाई चेन में दोनों देशों के लिए एक तरह से फायदा करेंगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा से बड़ा हिस्सा बन सकेंगे। तो ये कोऑपरेशन जो है, दोनों साइड्स की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखकर आगे इस पे काम किया जा सकता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट होता है। ये दिखाता है कि हम दोनों देश इस तरह से काम करना चाहते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट बात करते हैं। और देखिए, ये एक विजिट में प्राइम मिनिस्टर के नहीं हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों ये 6th विजिट पे गए? क्योंकि धीरे धीरे करके उन्होंने ये काम किया है कि सिंगापुर के साथ कोऑपरेशन को बढ़ाया है और नई नई दिशाओं में काम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तो मेरे विचार में, चाहे देखिए अब यूएई में प्राइम मिनिस्टर ने क्यों इतनी विजिट्स की, क्योंकि धीरे धीरे काम करके ही जो है अचीवमेंट्स होते हैं। तो मेरे विचार में अभी देखिए ये बहुत अच्छी विजिट, बहुत सक्सेसफुल विजिट रहेगी और जो ये मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं इन पे काम होगा और दोनों देशों की तरक्की और इन पे दोनों की उन्नति होगी। जी प्रोफेसर जोशी, यही सवाल जो मैंने मिस्टर दयाल से पूछा आप तक लेकर आना चाहता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर भारत का विजन और प्रयास, और उसमें इस प्रकार की जो कोशिशें हैं किस प्रकार से एक रंग लाती नजर आएंगी, और हमारी जो एक पूरी कंप्रिहेंसिव एक सोच और विजन है वो साफ तौर को उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि जो बात भारत में हम इकोसिस्टम बनते हुए देख रहे हैं, ऐसे तमाम जो देश हैं उनके साथ सहयोग को हम आगे बढ़ाने को तत्पर नजर आ रहे हैं और समयबद्ध तरीके से वो चीजें जमीन पे उतरें जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सके, वो एक सोच दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ भारत ने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये बीते कुछ वर्षों में शुरुआत की और इसमें बड़ी सफलता भी अर्जित की है। देखिए, हम विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं और जब मैं ये बात कहती हूँ तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण मायने जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर हमने इनके समाधान भी खोजे हैं। कुछ वर्षों पहले तक मैं उदाहरण दूंगी कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में सबसे प्रमुख यदि हम देखें तो हम आयात करते थे, चाहे इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन अब जब हम अपने डिफेंस के क्षेत्र में देखते हैं तो भारत एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है। इसी प्रकार से अलग अलग दूसरे क्षेत्रों में जब हम देखते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र हो, तो हम देखते हैं कि कैसे बीते कुछ वर्षों में हमने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग क्षेत्रों में अपना हब विकसित किए। और अब इस दृष्टि से जब भारत सिंगापुर को द्विपक्षीय दृष्टि से भी ले लें, फिर यहाँ पर हम हिंद प्रशांत के क्षेत्र को भी ले लें, वैश्विक चुनौतियों को भी ले लें और संभावनाओं को भी ले लें, तो बहुत सारे बिंदु सामने आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि अब तक हमने अपने आप को एक लैंडलॉक्ड देश के रूप में देखा। हमने अपनी जो धरातलीय सीमाएं हैं उनको हमने देखा, उनसे जुड़ी संभावनाओं को देखा। जो सागर से जुड़ी हुई संभावनाएं हैं अब उनको देखने का समय आया है और यहाँ पर सिंगापुर जैसे देशों का महत्व बढ़ जाता है। और फिर ये जो हिंद प्रशांत का क्षेत्र है, इसको जब हम एक व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से देखते हैं, तो यदि हम अपने जो हमारे पास अभी शक्ति है, हमारे पास कौशल है, हमारे पास बहुत बड़ा भूभाग है, हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं हैं, हम यदि सिंगापुर से निवेश और तकनीक की सहायता लेते हुए आगे बढ़ते हैं और इस हिंद प्रशांत क्षेत्र का हम इस्तेमाल करते हैं
सप्लाई चेन को वैश्विक स्तर पर रेजिलिएंट बनाने के लिए, क्योंकि हाल फिलहाल अपना भूभाग एक ऐसा पूरा सेफ एंड सिक्योर भूभाग है जहां पर इस प्रकार के वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चल रहे हैं जिस तरह के विश्व के दूसरे क्षेत्रों में चल रहे हैं। तो ये जो एक क्षेत्र है अपना, ये अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति में है। तो अभी हमारे लिए बहुत अच्छी सकारात्मक परिस्थितियां हैं कि हम अब ये समुद्र की सीमाओं का और समुद्र की क्षमताओं को समझते हुए, सिंगापुर जैसे देशों को साथ में लेते हुए, अपनी अपनी क्षमताओं को साथ में ला करके एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके पूरे विश्व को अपना योगदान दें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सागर की संभावनाओं को कैसे खोजते नजर आएंगे मित्र देश आपस में। इस विषय पे में हम आगे लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो इस बात के मायने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा सिंगापुर की है उसके द्विपक्षीय पहलू तो हैं ही, लेकिन उसके क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर भी क्या एक संदेश और संकेत है, इन विषयों को भी समझना बहुत जरूरी है। इस विषय पर लौटेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिंगापुर के दौरे पे हैं और उनके दौरे से जुड़ी इस खबर को हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगापुर से। हमारे सहयोगी शैलेंद्र है हमारे साथ में सिंगापुर से। शैलेंद्र, सागर की संभावनाओं को लेकर प्रोफेसर जोशी ने जो बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी का एक बड़ा जरिया तो है ही, साथ ही साथ जो फ्री नेविगेशन को लेकर भारत की एक पूरी सोच है, विजन है, इस पूरे प्रशांत महासागर के लिहाज से, इंडो पैसिफिक रीजन में भी अगर बात की जाए तो उस लिहाज से भी सिंगापुर और भारत एक साझी समझ रखते हैं, साझी सोच के साथ आगे बढ़ने का एक विजन रखते हैं। उस नजरिए से इस पूरी यात्रा को कैसे देखा जाए? ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो ग्राउंड वर्क हुआ था, जो मैकेनिज्म जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने की, उसमें ये कहा गया था कि वायु और जो समुद्री जो कनेक्टिविटी है उसे कैसे बेहतर किया जाए, यानी सिंगापुर और भारत मिलकर उसमें काम करें, जिसमें आधुनिक कलपुर्जों की निर्माण की बात है वो। और आज देखिए कि सिंगापुर इतना आगे है कि वो आप ग्रीन एनर्जी किसी दूसरे देश में केबल के जरिए पहुंचा सकता है, तो उस दिशा में भारत भी आगे बढ़ पाए, तो उसके लिए एक तरह से कहें कि दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के मामले में आप देखें कि भारत ने अपने द्वीपों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया है, केबलिंग के जरिए उसमें प्रगति हुई है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी और उस दिशा में बहुत कुछ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ा जा सकता है। और साथ ही साथ जो हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, समुद्र में कनेक्टिविटी बढ़ाकर हम विकास के जो नए नए आयाम हैं उन तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उस पर एक कोशिश हो रही है सिंगापुर और भारत के बीच की, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़े और उसका फायदा होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि समुद्र के जरिए जो आवाजाही होती है उस पर खर्चा भी कम आता है और साथ ही साथ हम बड़े स्तर पर आयात निर्यात भी कर पाते हैं। बंगाल जो हमारे बंदरगाह हैं उनके विकास से हम जानते हैं कि उसके आसपास की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनका तेजी से विकास होता है। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी में क्या विकास हो सकता है, सिंगापुर की जो एक्सपर्टी है उसका भारत कैसे फायदा उठा सकता है, और दोनों देश एक दूसरे के जो क्षमताएं हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरह से उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसीलिए नए नए क्षेत्रों की पहचान की गई है। इसमें दो अहम क्षेत्र हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें सेमीकंडक्टर भी शामिल है, और कनेक्टिविटी, जिसमें वायु कनेक्टिविटी और समुद्री कनेक्टिविटी शामिल है, और उससे जुड़े सारे पहलू उसमें आ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सिक्योरिटी का मुद्दा हो या फिर तकनीक से जुड़े तमाम मुद्दे।
बिल्कुल। मिस्टर दयाल, इस बात को सागर की संभावनाओं का हम जो जिक्र कर रहे थे, उस लिहाज से प्रधानमंत्री के इस दौरे से क्या बड़े संदेश और संकेत है? क्योंकि शुरुआती समय में आपने इस बात का जिक्र किया कि भारत इस बात का संदेश दे रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया के देश उसकी प्राथमिकता थे, हैं और रहेंगे। ये संदेश भी है, तो फ्री नेविगेशन को लेकर भारत का जो विजन है वो भी साफ तौर से, और सागर डॉक्ट्रिन भी प्रधानमंत्री मोदी की एक सोच और उनका विजन दिखाता है। उस नजरिए से किस तरीके को आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जोर दिया इस बात पे कि इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो 5S अप्रोच होनी चाहिए। वो 5S क्या है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो सब आसियान कंट्रीज हैं, जिसमें ये 2 कंट्रीज शामिल है, ब्रुनेई और सिंगापुर, जिसके दौरे पर अभी प्रधानमंत्री जी हैं और ब्रुनेई का भी कंप्लीट किया उन्होंने। तो ये बड़ी क्रूशियल कंट्रीज हैं, छोटे मुल्क हैं, लेकिन जो ये 5S के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। अब जहां तक आसियान की बात है, सिंगापुर ने बहुत सहायता की है भारत की कि वो आसियान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए। तो सिंगापुर कई तरह से हमारे साथ ताउन कर रहा है, और ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, सागर का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमारी सोच मिलती है। हम देखिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं जिनका नाम है सिम्बेक्स, हमारे एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं। और ये नहीं कि वो छोटा सा मुल्क है, लेकिन सोच एक होने से वो इस तरह का रोल प्ले कर रहा है कि भारत का जो उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में और आसियान कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करने में, वो हासिल हो सके। तो मेरे विचार में जो धीरे धीरे कदम जो उठाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, वो बहुत अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की महज 2 देशों की यात्रा नहीं, ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा नहीं, इसके क्षेत्रीय और वैश्विक संदेश और संकेत भी काफ़ी है। आपने जिक्र किया कि ब्रुनेई में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी सोच के साथ भारत की इस पूरी विजन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं, और भारत इस सोच को सिर्फ मानता नहीं बल्कि उसको जीकर भी दिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में। तो इस सोच के तहत आप सागर की संभावनाओं का जिक्र कर रही, तो उसके तहत क्षेत्रीय और वैश्विक क्या एक बड़े संदेश और संकेत प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दिखाई पड़ते हैं और क्या समझना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री की ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा को कंपार्टमेंटलाइज करके या साइलो में नहीं देखती। इसके पहले जो अभी रशिया की यात्रा करके आए हैं, पोलैंड होके आए हैं, उसके पहले उसके बाद यूक्रेन गए, पहले ऑस्ट्रिया गए। तो ये जो रशिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, यूक्रेन और अब जब हम ये साउथ ईस्ट एशियन देशों की तरफ देख रहे हैं, इसके बड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मायने हैं। और हर जगह से माननीय प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, और यदि उस संदेश के हम मूल में जाएं तो फिर वो वसुधैव कुटुंबकम का जो भारतीय दर्शन है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे जब ऑस्ट्रिया की धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि हमने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। पोलैंड में भी उन्होंने इस बात को बहुत प्रखरता के साथ रखा। रशिया में अपना ये संदेश उन्होंने पुतिन को दिया। जेलेंस्की को उन्होंने ये बात कही कि युद्ध का अंत करके विकास की राह पर अब आगे बढ़ना ही चाहिए। अब वे आए हैं ब्रुनेई और सिंगापुर की ओर। हिंद प्रशांत क्षेत्र के सामरिक महत्व की दृष्टि से जिस प्रकार से चीन की दखल अंदाजी इस क्षेत्र में बढ़ रही है, जिस प्रकार से चीन की वजह से इन तमाम देशों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, भारत चीन के द्विपक्षीय संबंधों को यदि हम अलग भी रख दें तो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से चीन से आती हुई चुनौतियों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री यहाँ बड़े संदेश दे रहे हैं। वो संदेश कि विस्तारवाद में नहीं, हम विकासवाद में विश्वास रखते हैं। कहीं ना कहीं यही इसी चुनौती से निहित है। और जैसे कि एम्बेसडर ने भी बात की कि ये जो सम्मान की बात है, ये जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की बात है, भारत का सागर इनिशिएटिव है जो हमने हिंद महासागर में सभी जो सदस्य देश है उनके साथ में साझा किया हुआ है। तो ये यहाँ पर आकर के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे,
वैश्विक शांति और सुरक्षा बनी रहे और जो तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं उनका एक शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकले, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री अपनी बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही फिर साझा विकास हो, ताकि ये सभी देशों के लिए, ग्लोबल साउथ के जो ये विकासशील देश हैं, इनके लिए एक विन विन सिचुएशन बन सके, ये सभी तरक्की की राह पर अग्रसर हो। इस भावना के साथ, इस दर्शन के साथ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो हमारा ये दर्शन है, इस दर्शन को मूल में रखते हुए प्रधानमंत्री, मुझे लगता है आज भी कुछ बड़ी बातें सभी के साथ साझा करें। बिल्कुल, एक बड़ी बातें और बड़ा संदेश भी जाता है, क्योंकि भारत आज वैश्विक पटल पर एक बड़ी हुई भूमिका निभाता नजर आ रहा है और ये अपने आप में एक बड़ा संदेश भी है कि भारत पूरे दुनिया को साथ लेकर सह अस्तित्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ने को तत्पर और तैयार दिखाई पड़ता है। आप लोगों से ये बातचीत जारी रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे के तमाम पहलुओं को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सिंगापुर के दौरे पे हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन। कई महत्वपूर्ण बैठकों के दौर के साथ साथ हमने देखा दोनों देशों के बीच में 4 क्षेत्रों में सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं और इन MOU के साइन के साथ नए क्षेत्रों में दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी और समझ को आगे विकसित करके बढ़ाने का फैसला किया। हमारे साथ में 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में सिंगापुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अगर बात करें जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिसिन के लिहाज से जो समझौता हुआ है वो भी अपने आप में काफ़ी अहम है। हमने देखा कि कोविड के समय कैसे पूरी दुनिया अपने आप में एक परेशान नजर आई, तो उसमें भारत की जो परंपरागत जो चिकित्सा पद्धति रही है जहां उसका फायदा मिलता नजर आया, तो वहीं भारत ने डिजिटल क्रांति का जो एक आधार तैयार करके जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसका एक ढांचा तैयार किया है, उसका फायदा भी नजर आया। आपको लगता है कि इस प्रकार की जो एक्सपर्टीज है वो भी दोनों देशों के सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगी? कैसे देखते हैं आप स्वास्थ्य के क्षेत्र के समझौते को, शैलेंद्र? जी देखिए आर्येंद्र, जब कोविड संकट आया तब दुनिया के तमाम बड़े देश, विकसित देश उस संकट से सही तरीके से निपटने में कामयाब नहीं रहे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैसे तमाम अहम फैसले लेकर भारत सफलतापूर्वक कोविड की चुनौतियों से निपटने में कामयाब रहा। और आज हम देख रहे हैं कि हम कोविड पूर्व की स्थिति से आगे विकास के मामले में जा चुके हैं। और जहां तक हम मेडिसिन की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, उसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर और भारत इस क्षेत्र में आगे अगर सहयोग करता है, आज हम जानते हैं कि MOU पर दस्तखत हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें दोनों देशों को फायदा इसलिए होगा क्योंकि भारत एक जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है। सबसे ज्यादा दवाएं हमारे यहाँ बनती हैं। और जब दवाओं की कमी थी तब वो तस्वीरें सभी को याद हैं, वो घटनाएं याद हैं, या थोड़ा सा पीछे जाएं कि कोविड में किस तरह से दुनिया के कई देशों को भारत ने वैक्सीन उपलब्ध कराने का या फिर जो बेसिक दवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने का काम किया था। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा निवेश यहाँ की जो सिंगापुर की कंपनियां हैं वो करें, उससे सिंगापुर को फायदा होगा। और साथ ही साथ एक जो और भारत इस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है हेल्थ और फार्मास्यूटिकल में, कि दुनिया के जो बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़े और हमारे पास ऐसे अस्पताल हों आधुनिक जहां पर दुनिया के लोग इलाज करने को आए। जिससे हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब उसमें हमारी साझेदारी सिंगापुर के साथ होगी तो दुनिया के तमाम लोग भारत इलाज के लिए आएंगे। जहां तक पारंपरिक पद्धति की बात की, हम जानते हैं आयुर्वेद अब बहुत लोकप्रिय यहाँ सिंगापुर में हो रहा है। सिंगापुर में लोग आयुर्वेद पद्धति को अपना रहे हैं, योगा कर रहे हैं। और यहाँ योग दिवस पर हम जानते हैं कि कई जगहों पर 60 से अधिक जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। वो तो एक पहलू है ही, लेकिन जब सिंगापुर से निवेश बढ़ेगा, केवल जेनरिक दवाई है नहीं, जो उच्च जो ऐसी दवाइयां हैं जो किसी गंभीर रोगों के लिए जरूरी है, उन सब दवाइयों में भी भारत एक बड़े निर्माता के तौर पर उभरे, दुनिया के सप्लाई चेन में वो अग्रणी भूमिका निभाए। उस दिशा में MOU बहुत बेहतर तरीके से मददगार साबित हो सकता है और सिंगापुर को भी उसका फायदा हो सकता है, जो कि सिंगापुर से निवेशक वहां निवेश कर सकते हैं।
फार्मास्यूटिकल और हेल्थ में पार्टनरशिप हो सकती है। जी मजला दयाल, क्योंकि हेल्थ पे सेक्टर में जो ये एमओयू साइन हुआ, इसमें फोकस दिखाई पड़ रहा है कि रिसर्च और इनोवेशन को लेकर दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। इस सोच को, इस विजन को आप किस तरह से देखते हैं? ये कैसे मैटेरियलाइज होता हुआ आगे नजर आएगा और कैसे ये सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद स्थिति को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपना विजन पहले ही स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उनका विश्वास है कि वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा, नहीं तो पूरी तरह से जो उपलब्धि होनी चाहिए, जो फायदे होने चाहिए, वो नहीं होंगे। और जो हमने G20 समिट ऑर्गेनाइज की थी, उसमें भी हेल्थ के संदर्भ में भी हमने ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि अगर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो इससे भी ये बात पे जोर हम देते हैं कि हेल्थ के क्षेत्र, चाहे जो भी क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, इसमें हमको दुनिया के दूसरों देशों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा है। तो सिंगापुर का भी इसमें यही अब धीरे धीरे करके ये सोच होने लगी है कि किस तरह से वो भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुक तो पहले ही से हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कोऑपरेट करके अपने दोनों देशों का भी फायदा करे और बाकी देशों का भी उससे फायदा हो। जैसे आपने जिक्र किया कि कोविड के दौरान भारत ने कितने देशों को वैक्सीन दी थी और दवाइयां दी थी। तो सिंगापुर भी एक ऐसा कंट्री है जो कि अगर हमारे साथ कोऑपरेट करे, हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज हैं, हमारे पास लैंड है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, प्रोफेशनल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, तो अगर काम करे हेल्थ सेक्टर में, इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो दोनों कंट्रीज का फायदा होगा और पूरी दुनिया का फायदा होगा। मेरे विचार में ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेल्थ क्षेत्र में हुआ है, इसके जो फायदे हैं ये अब धीरे धीरे करके सामने आने शुरू होंगे और इस पे काम होता जाएगा। जी, प्रोफेसर अंशु जोशी जी, आपको लगता है कि हेल्थ को लेकर जो रिसर्च इनोवेशन पे फोकस है, तो इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेकर भी फोकस दिखाई पड़ रहा है और भारतीय हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रमोशन करने को सिंगापुर में उस लिहाज से भी संभावनाएं हों, उस दिशा में भी बात की गई है। तो क्या एक गुंजाइश बनती है कि जो भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति से लेकर जो नए हमारे जो तमाम तकनीकी हैं, उस सब की सिंगापुर में उपलब्धता बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और कैसे उसमें भी एक स्किलिंग की बात दिखाई पड़ रही है जब हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स में? आपने स्वास्थ्य जगत से एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम लिया आर्येंद्र, जो यदि हम भारतीय कौशल की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को देखते हैं, हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो हम कन्वेंशनल मेडिसिन या कन्वेंशनल जो टेक्निक्स हैं, हम उन पर अधिक अपना ध्यान देते हैं। लेकिन भारत की हजारों हजार वर्ष पूर्ण जो ये आयुर्वेद की का कौशल है, मैं कहूंगी, या विज्ञान है, पूरा विश्व अब इसके फायदों को जानता है और मानने लगा है, और ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। तो यदि हम पूरे स्वास्थ्य के जगत को देखें, भारत जिस प्रकार से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाना चाह रहा है, सकारात्मक रूप से अपना योगदान देना चाह रहा है, तो ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है। और यदि इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि कैसे भारत ने विगत कुछ वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप को, फिर कहीं ना कहीं इनोवेशन को, रिसर्च को बढ़ावा देते हुए आधुनिक विज्ञान तकनीकों को आयुर्वेद से जोड़ करके कुछ नवीन प्रणालियां और शोध के लिए नए टॉपिक्स जो है वो सभी के सामने रखे हैं। जैसे कि अलग अलग कोर्सेज आज भारत में आयुर्वेदा बायोलॉजी पर भी चलाए जा रहे हैं। मेरे विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार के कोर्स हैं, और ये इस तरह का जो इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम है, ये भारत ने किया है। तो इससे जो युवा हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं,
हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुलते हैं। तो यदि हम इस दृष्टि से नए प्रकार के शोध को, आयुर्वेद को मूल में रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को बढ़ावा देने की दृष्टि से देखें तो सिंगापुर में बड़े एवेन्यूज मुझे दिखाई पड़ते हैं। और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से भी देखें और कोलैबोरेशन की, को प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें, जैसे वैक्सीन का जो ये संसार है, हम सभी जानते हैं कि कैसे कोविड के जो विकट का कालखंड रहा, उसमें भारत ने 150 से भी अधिक देशों को अपने होम ग्रोन वैक्सीन प्रदान किए थे और अपनी क्षमताओं का परिचय पूरे विश्व के से कराया था। और तब भारत ने कहा कि देखिए हम करके दिखाते हैं, इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की अब बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबको साथ में आकर के साझा विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर अपार संभावनाएं तो है ही, यहाँ पर अलग अलग आयाम है और हर एक आयाम में भारत और सिंगापुर एक बड़े भागीदार के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, एक और अगर हम जो MOU साइन हुआ वो स्किलिंग को लेकर है, और स्किलिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। हम जानते हैं भारत में 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी सीधे तौर पे इस पे फोकस है। तो जो एक विजन भारत की अपनी नीतियों में है, उस नीति को निरंतरता के साथ में कैसे जोड़ा जाए, दूसरे देशों के साथ सहयोग में और उस दिशा में कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की सबसे यंग आबादी भारत में है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कैसे बनाया जाए, उसके लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप स्किलिंग बड़ा जरूरी है। उसमें ये योगदान किस प्रकार से, जब देशों के बीच जो समझौता हुआ है वो कैसे एक मददगार साबित होगा, वो कैसे ट्रांसलेट होगा जमीन पे? देखिए आरेंद्र, भारतीय जो चुनिंदा क्षेत्र हैं उनमें हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत मांग है, डॉक्टर्स की मांग है। हम हेल्थ मेडिसिन और हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, जो भारत की नर्सें हैं वो तमाम देशों में देखें तो एक अहम योगदान दे रही हैं। तो इस तरह से आप सिंगापुर में देखें कि भारत से आए डॉक्टर्स और तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जो नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं, या फिर आप देखें कि तकनीक के क्षेत्र हो या फिर स्किलिंग की जरूरत हो, उसकी एक बड़ी मांग भविष्य में आने वाली है। तो ऐसे में भविष्य के मैन पावर के लिए वो एक तैयारी करनी जरूरी है। और जब भारत की जो नई शिक्षा नीति आई है, कल हम बहुत सारे छात्रों से बात कर रहे थे, वो इस बात की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जो नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्किलिंग पे बहुत जोर हो, यानी कि कौशल साथ साथ में शिक्षा के छात्र सीखें, जिससे कि उनके भविष्य के रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो सुनिश्चित हों और वो बेहतर तरीके से योगदान दे पाए। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में सोचा जा रहा है। और हम पहले से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कौशल विकास में जो सिंगापुर की जो भागीदारी है वो इसलिए बहुत मददगार होगी भारत के लिए और सिंगापुर के लिए भी, कि भारत में मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में छात्र, हम जानते हैं कि सिंगापुर पढ़ने भी आते हैं। सिंगापुर से भारत का जो कोलैबोरेशन है वो बढ़ा है एजुकेशन सेक्टर में। और इसमें जब स्किलिंग बड़े स्तर पर जुड़ेगा, चूंकि अभी सीमित स्तर पर यह काम हो रहा है ITI के साथ, कुछ चुनिंदा जो 6 ITI हैं सिंगापुर के लोग उसमें काम कर रहे हैं, और वो जब आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हम बड़े स्तर पर मानव संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे। सिंगापुर को भी और दुनिया को भी इसका फायदा होगा। तो इस दिशा में ये जो MOU है ये बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहा है। और इसीलिए हम प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि जो मैकेनिज्म बना, ICMR की जो बैठक हुई, इसमें भारत से 4 मंत्री और सिंगापुर से 6 मंत्री शामिल हुए थे। उसमें जिन क्षेत्रों की पहचान की गई, जिसमें हम कौशल विकास देखते हैं, उसमें हम सतत ऊर्जा देखते हैं, उसमें हम डिजिटलीकरण देखते हैं, उसमें हम स्वास्थ्य सेवा देखते हैं, उसमें जो 2 नए क्षेत्र जोड़े गए, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और कनेक्टिविटी, समुद्री और वायु, तो उसी दिशा में आप जो 4 समझौते हुए हैं, आप देखें कि मोटे मोटे उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य की वर्कफोर्स बनाने के लिए, तैयार करने के लिए भारत तैयार हो और सिंगापुर को उसका अधिक से अधिक फायदा हो। तो ये सहयोग बहुत मददगार होने वाला है आने वाले समय में। जी एम्बेसडर दयाल, आपको लगता है कि जो स्किलिंग को लेकर जो समझौता भारत और सिंगापुर के बीच में आज हुआ है, इसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस है, सीधे तौर पर उसका जिक्र या कहा जाए वो शब्दों का चयन उसमें लिखा गया है। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जोर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि एक समानांतरता भी दिखाई पड़ रही है कि भारत अपनी नीतियों के साथ में अपने मित्र देशों की सहयोग को कैसे मिलकर आगे बढ़ाने को, जमीन पर उतारने को एक तत्परता दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इसी बात को और आगे बढ़ाना चाहूंगा।
भारत चाहता है कि अगर सिंगापुर के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं तो ये ताल्लुकात ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में बढ़े। सिंगापुर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सोर्स था भारत में, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां से आते थे। दुनिया में हमारा वो छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दौरे में ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये जो बायलैटरल कोऑपरेशन है ये और क्षेत्रों में आगे ले जाया जाए। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए 4, वो इसी बात को दर्शाते हैं कि दोनों देशों में सहमति है कि हमको इन क्षेत्रों में अब साथ काम करने में तेजी दिखानी होगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत क्षेत्र देखने होंगे कि कहां कहां हम एग्रीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हमारा कोऑपरेशन बढ़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि एक ऑल राउंड डेवलप्ड रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए हैं और हम देखेंगे कि और देखिए धीरे धीरे करके और क्षेत्रों में हमारा कोऑपरेशन फैलेगा। अभी 4 MOUs हुए, शायद कुछ वर्षों में और भी हो। तो इस तरह से जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं और जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनसे दोनों देश फायदा उठाते हुए अपने लिए भी फायदा कर सकते हैं और दूसरे देशों का भी इसमें फायदा होगा। बिल्कुल, और ये एक तरीके से फ़ायदा इस लिहाज से भी होगा क्योंकि भारत अपने आप में सबसे युवा देश के तौर पर है, जहां की आबादी में युवाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। और अगर ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनाने के लिहाज से भारत लगातार प्रयास कर रहा है तो उसमें दुनिया की बेहतर जो तकनीकी या वोकेशनल ट्रेनिंग है, अगर उसका एक एक्सपोजर भारत के युवाओं को मिलता है, भारत की कामगार जो आबादी है उसको मिलता है, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए एक विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ती नजर आएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आपसे अब समझना चाहेंगे कि जब जब एक आधार हम आज तैयार होता दिखाई पड़ रहा है तो अब